हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो दो वीडियो में इस पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं बता रहा था, पहले मैं मैथमेटिक्स डेवलप बताया था पूरा कैसे डेवलप होता है, दूसरे में मैं अप्लाइड प्रॉब्लम्स करा रहा था, और जो ये वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करूँगा सबसे पहले डीजनरेसी कंसेप्ट। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है खास तौर से, तो इसमें मैं सबसे पहले समझाता हूँ आपको डीजनरेसी। जनरली डीजनरेसी जो मिलती है ये भी याद रखें, एनाइसोट्रोपिक में भी मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम डीजनरेसी हमें जो फॉर्म मिलती हैं वो आइसोट्रोपिक में मिलती हैं। आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की डीजनरेसी बहुत हॉट टॉपिक रहा है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। डीजनरेसी फॉर 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। समझें कैसे हम इसे लेंगे, और ये भी समझें कि क्या इसके पीछे हमारा मैथमेटिक्स है और क्या इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या फर्दर स्कोप है क्वेश्चंस का। तो काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कशन दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखें NX, NY, NZ, ये क्वांटम नंबर्स हैं हमारे, और NX, NY, Z के साथ फिर यहाँ एनर्जी लें, एनर्जी, और लास्ट वाले में डीजनरेसी लिखें। तो ये आपको टेबल बनानी है, और इस टेबल पे मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो हमें करना क्या है कि एनर्जी हम कैसे निकालें। तो एनर्जी को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है यहाँ NX प्लस NY प्लस NZ प्लस 3/2 H कट ओमेगा। तो आप सबसे पहले कहां से वैल्यू शुरू करेंगे देनी, NX, NY, NZ की वैल्यू को शुरू करेंगे देना 0, 0, 0 से। एक चीज कभी ना भूलें कि 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर या 3D, सबसे कम क्वांटम नंबर जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू कहां से शुरू करेंगे, 0, 0, 0 से वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले वैल्यू दें 0, 0 और 0। जब आप तीनों वैल्यूओं को 0 रख देंगे तो यहां से देखें 0 प्लस 0 प्लस 0, यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 H कट ओमेगा। और केवल 3/2 H कट ओमेगा, केवल इसी केस से एनर्जी आइगन वैल्यू आ सकती है, उससे अलग आएगी नहीं। तो यहां पर डीजनरेसी कितनी हो गई, 1। अब आपका नेक्स्ट केस शुरू होगा। नेक्स्ट केस में आपके पास क्या स्कोप है, 1, 0, 0, 0, 1, 0, और नेक्स्ट केस क्या बना, 0, 0, 1। अब देखें इन वैल्यूज को पुट करें हैं, क्या आ गया यहां से वैल्यू, 5/2 H कट ओमेगा। और डीजनरेसी देखें यहां कितने लेवल बन गए, यहां 3 लेवल। और इनकी एनर्जी आइगन वैल्यू सबकी कितनी है, सेम है। डेफिनेशन क्या है, यस। अगर यहां पे हम वेव फंक्शन को लिखें, अगर यहां वेव फंक्शन में लिख दूं, तो यहां वेव फंक्शन में बच्चों को पता कैसे लिखूंगा, वेव फंक्शन मेरा जो होगा यहां होगा साई 0, 0, 0। यहाँ वेव फंक्शन जब मैं लिखूंगा, यहाँ डीजनरेसी 3 आ गई, यहाँ पे वेव फंक्शन 3 होंगे, कौन कौन से, साई 1, 0, 0, 0, 1, 0, और ये मत भूलना साई यहाँ पे लिखा जा रहा है NX, NY और NZ, इस फॉर्म में है। 0, 0, 0 का मतलब है NX 0 है, NY 0 है, NZ 0 है। यहाँ 1, 0, 0 जब लिख रहे हो तो यहाँ पे NX की वैल्यू 1, NY 0, NZ 0। यहाँ NX की वैल्यू 0, NY 1, NZ 0। यहाँ NX की वैल्यू 0, NY 0, NZ 1। बात समझ आ गई। ये 3 वेव फंक्शंस ऐसे हैं जो क्या रख रहे हैं, सेम एनर्जी आइगन वैल्यू। तो डीजनरेसी 3 है। अब इस पर क्वेश्चन क्या देगा, कहेगा 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, आइसोट्रोपिक है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ऑसिलेट कर रहा है। कहता है कि फर्स्ट एक्साइट स्टेट की एनर्जी बताइए कितनी, आंसर मार्क करेंगे 5/2 H कट ओमेगा। कहता है उसकी डीजनरेसी बताएं कितनी, मार्क करेंगे आंसर
3। अब अगला केस शुरू होगा। कितना ही वैल्यू लोगे अब आगे 100 के बाद? हाँ जी बताएं। 1 1 0 एक केस 1। अभी पहले इसी क्रम को रखो 1 0 1 0 1 और 2 0 0 0 2 0 और क्या रह गया केस? 0 0 2। ये 6 स्टेट ऐसी हैं, 6 लेवल कैसे हैं जिनकी एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी बनी? इसमें पुट करो। हाँ जी बच्चों 7/2 H कट ओमेगा। यहां पर की जनरेसी कितने लेवल बने? 6 लेवल। 6 लेवल ऐसे हैं जिनकी एक बात बताइए, जो आपने 0 0 1 करी है सर, ये तो 0 1 बनानी चाहिए। 1 1 0 1 0 1 और 0 1 1 एक केस हो गया। 2 0 ये 0 1 1 ही है। दो बार ही तो कंसीडर हो रहा है। यहां भी 1 1 0 में भी 2 बार हो रहा है, 1 0 1 में भी 2 बार हो रहा है, 0 1 1 में, है ना? कैसे लाइन सही नहीं आ रही है क्या? हाँ थोड़ा सा हो रहा होगा, वहां से देखने में भी थोड़ा बदलाव आता है। 1 1 0 एक केस, दिस 1 1 1 0 कौन सा केस था? अगला 1 0 1 उससे अगला केस 0 1 1 उससे अगला केस 2 0 0। अब तो डॉट के बाद तो क्लियर हो गई, स्थिति नहीं हुई। 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 थोड़ा सा हो जाता है लिखने में। यहां पे अगर आप देखें तो एनर्जी आइगन वैल्यू तो है 7/2 H कट ओमेगा और 6 लेवल है ऐसे जिनसे एनर्जी सेम आ रही है। तो यहाँ डिजनरेसी कितनी हो गई? 6। और वेव फंक्शन कौन कौन से हो गए बच्चों? साई 1 1 0 1 0 1 साई 0 1 1 साई 2 0 0 साई 0 2 0 साई 0 0 2। अगला एनर्जी लेवल देखें। अगले एनर्जी लेवल क्या लेकर चलेंगे? 1 1 के बाद में आगे क्या पॉसिबिलिटीज आपकी बनती हैं? हाँ जी 1 1 1 यही तो लोगे? क्यों जी, कुछ और ले सकते हो? 1 1 1 1 1 का मतलब क्या हुआ कि nx प्लस ny प्लस nz की वैल्यू को आपको 3 बनाना है। इसमें कितना बनाया था आपने? इसमें 0। nx प्लस ny प्लस nz कितना था? 0। यहां कितना था? इनमें इस केस में 1। यहां पे कितना था? अब आगे कौन सा केस कैसा बन के चल रहा है? 3 का। यहां nx प्लस ny प्लस nz अगर इसमें देख रहे हो तो 1 आ रहा है, इसमें देख रहे हो तो 2 आ रहा है, इसमें देख रहे हो 0 आ रहा है। अगले वाले में लेवल में कितना आएगा? 3। अब आप 3 के इस कंडीशन को ओबे करने के लिए कॉम्बिनेशन बनाओगे। कितने कितने बन सकते हैं उन्हें बना लो, वही डिजनरेसी है। क्या क्या बना बच्चों? 1 + 1 + 1 एक कंडीशन। और हाँ जी, और पहले इसी के कॉम्बिनेशन बना लो। 2 + 0 + 1 भी तो होगा। हाँ जी, और बोलो। ये 2 के बन गए, अब 1 का ले लो। 1 2 0 1 + 0 + 2
फिर किसका ले लो, 0 का ले लो। 0 + 1 + 2, 0 + 2 + 1। और बताओ। सर आई हैव 300 3 0 0, 0 + 3 + 0, 0 + 0 + 3। देखना है कितने बने, 10 आ गए ये। तो यहां पे क्या होगा, मैं ये कौन सा लेवल ले रहा हूं, यहां पे नहीं दिखा रहा इसे क्योंकि यहाँ मेरा बोर्ड थोड़ा क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। तो ये कौन सा लेवल है, ये तो हमारा ग्राउंड स्टेट था, GS। ये कौन सा था, फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट। ये कौन सा था, सेकेंड एक्साइटिक स्टेट। और ये थर्ड एक्साइटिक स्टेट। T को क्या पढ़ें, थर्ड। E को एक्साइटेड, और S को क्या पढ़ें, स्टेट। अगर इन्हें वेव फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आ गई, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया, थर्ड एक्साइटिक स्टेट का बताएं बच्चों। यहां पे रख दें 3 + 3/2 H कट ओमेगा, कितना आ गया, 9/2 H कट ओमेगा। वेव फंक्शन अगर इसके लिखेंगे तो कैसे दिखाएंगे, 10 psi 111, psi 210, psi 201, psi 120, psi 102, psi 012। कंसंट्रेशन से बोलते रहा करो, उससे पता क्या होगा, तुम्हारा ध्यान भी बना रहेगा। गलती की जिम्मेदारी सब तुम्हारी होगी। बोर्ड वाले को जो लिख रहा होता है वो कई बार मिस करता है, तो जो सामने बैठे होते हैं पढ़ने वाले, उनका ही काम है चेक करना। सब पे फाइन है, नहीं तो 10 नहीं हो गए क्या। ये 10 वेव फंक्शन ऐसे थे जो एनर्जी आइगन वैल्यू 9/2 H कट ओमेगा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब की जनरेसी कितनी हो गई, 10 हो गई। अब इसका जनरल फॉर्मूला तो मैं बताता हूं, जनरल, जिसमें आपको ये मेहनत करनी नहीं है। देखो कंपटीशंस की दुनिया में आता है, इसमें जनरली जैसे पूछता है, ये ज्यादा पूछता है, सेकंड एक्साइटिक स्टेट की जनरेसी कितनी होती है। आया हुआ क्वेश्चन है, कितनी बार आता है, आंसर है 6। थर्ड एक्साइटिक स्टेट की पूछी गई है, बहुत बार पूछता है, 10। ये भी आंसर आपको पता चल गए होंगे, ऐसे निकालते हैं। और एक मैं जनरल फॉर्मूला देता हूं, और ये शॉर्टकट भी है, शॉर्ट ट्रिक। बहुत खुशी मिलती है बच्चों को, क्या जान के, शॉर्ट ट्रिक है ना। पूरा हिंदुस्तान पागल है किस चीज के पीछे, शॉर्ट ट्रिक बता दो। चलो तुम शॉर्ट ट्रिक भी ले लो, n+1 n+2/2। रख दो कोई से में भी, क्या रखोगे, ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी, 0 रखो। इसमें कितनी आ गई की जनरेसी, देखो यहां पे रख के 1 ही तो आ रही है, देखो यहां पे 1 है या नहीं। फिर क्या करोगे, फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट n की वैल्यू कितनी, 1 रखो। इसमें की जनरेसी कितनी आ गई, 3। नहीं आई क्या, अगला FES को यही मत भूल जाना कि फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट लिखी है, कभी फर्स्ट डिवीजन पढ़ने लग जाओ। हाँ, FES का मतलब फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट, सिंबलों को भी समझा करो। और SES सेकेंड डिवीजन नहीं, सेकेंड एक्साइटिक स्टेट, n की वैल्यू कितनी, 2। कहाँ ले आओ, यहाँ कितनी आ गई, क्या वो कुछ और चाहते थे। और TS थर्ड एक्साइटिक स्टेट, n को कितना रखोगे, रखो यहाँ, क्यों जी, कितनी आ गई, 10। और अब F मत करना, अब पूरा लिखो, फोर्थ एक्साइटिक स्टेट, क्योंकि F पहले आ चुका था,
एफ तो फर्स्ट के लिए यूज हुआ है, और इसलिए अब जब एफ फर्स्ट के लिए यूज कर चुके तो फोर्थ के लिए फोर्थ ही लिखो सीधा, अन्य घपला हो जाएगा पूरा। फोर्थ एक्साइज स्टेट, एन की वैल्यू कितनी 4, डीजनरेसी कितनी, फिफ्थ एन की वैल्यू कितनी लो 5, इसमें रखो, कितनी आ गई, और कितनी चाहोगे, जितनी चाहिए वो आगे रख दो। क्यों जी? अब तो मैं बताऊं आ कहां तक चुकी हैं, ये सुन लो, ये आ चुकी, ये आ चुकी, ये तो 2 तो पूछी जा चुकी बहुत बार। अब ये दोनों पे उम्मीद करो आगे। सबसे पहले जब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा था तो ये पूछा था कि सेकंड एक्साइज स्टेट की डीजनरेसी बताएं, आंसर था 6। फिर उसने क्या कहा, थर्ड एक्साइज स्टेट की एनर्जी वो डीजनरेसी कैलकुलेट करें, आंसर था 10। ये तो आ चुके दोनों, हॉट टॉपिक रहे दोनों। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज दिस। और तुमसे एक अधिकार भी छीन लेता हूं कि n बराबर 6 में पूछे तब भी तुम्हें यह अधिकार नहीं होगा कि सर ने तो केवल कहां तक कराई थी, 5 तक कराई थी। भैया 6 रख दो इसमें फॉर्मूले में, 7 पे पूछे 7 रख दो। और एक बात कभी मत भूलना, फर्स्ट एक्साइज स्टेट n बराबर 1 से शुरू होती है, ये भी गलती करें बच्चे। ग्राउंड स्टेट n0, फर्स्ट एक्साइज स्टेट n1, सेकेंड n2 एंड सो ऑन करते जाओ। सीख गए बात? फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, पता नहीं कितनी बार आया है, आता ही रहता है। अब कहोगे सर ये तो आसान था, कोई बहुत भारी काम नहीं, तो ये भी बस सोचना कि nx प्लस ny प्लस nz बराबर 4 रखने के बाद में तुम यहाँ 15 नहीं ला सकते, ला सकते हो, बना के कॉम्बिनेशन बना लेना। जैसे आपने 6 के बना लिए थे ऐसे ही आपने 10 के बनाए, आगे 15 के बना लेना। उसमें nx प्लस ny प्लस nz को 4 रखना पड़ेगा, फिर कॉम्बिनेशन बना लो किस किस से हो रहा है। बात सीख गए नहीं सीख गए? अब देखो क्वेश्चन सुनो, मैं पॉसिबल क्वेश्चन पे जाता हूं। मुझे शौक है एक ही चीज का, क्या पूछने वाला है। तो देखो एक स्कोप तो एग्जामिनर पे जो बहुत ही अच्छा बचा हुआ है वो यही है कि आगे का पूछना शुरू करे। एक स्कोप और भी है, कहने लगे कि पहले जो 5th एक्साइज स्टेट एनर्जी लेवल तक ओवरऑल डीजनरेसी का सम कितना बनता है। थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्वेश्चन, तो क्या करना है, ये जो वैल्यू डीजनरेसी की लिखी थी उनका सबका एडिशन करके आंसर मार्क कर दो। ऐसे चलता है एग्जामिनर, उसी क्वेश्चन को पकड़ लेता है। पर सर ऐसे जोड़ने से उसे मिलेगा क्या? उसे क्या मिलेगा, क्वेश्चन बना दिया तुम्हें। मतलब कोई सेंस तो है नहीं। बेसिकली क्या होता है, सेंस तो इसका भी नहीं होता कि सेकंड एक्साइज स्टेट, थर्ड एक्साइज स्टेट या फोर्थ को। बेसिकली क्या होता है, जब क्वेश्चन के पास उसके पास होता है तो ये चाहता है कि मल्टीपल अप्लाइड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वो बेसिकली जब क्वेश्चंस पूछ रहा होता है तो उसके माइंड में ये बात चल रही होती है कि जब आप क्वेश्चंस को यहाँ तक पूछ चुके हैं तो इसके अंदर आप दूसरी दाएं बाएं की चीजें कैसे पूछें। सेंस तो ये भी बन रहा होता है कि तुम ये सोचो कि यहीं पे पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कई बार तो ये कह देता है, जैसे उसने क्वेश्चन में कहा कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है 7/2 h कट ओमेगा तक सब एनर्जी पॉसिबल है उसकी। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर 3 डायमेंशन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी एनर्जी 7/, देखो इजी क्वेश्चन कैसे करेगा, 7/2 h कट ओमेगा एनर्जी है, कहता कि जनरेसी बताओ। तो जैसे ही यहाँ पे पता चलेगा तो nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 h कट ओमेगा को इसके बराबर करोगे। nx प्लस ny प्लस nz की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी, क्या हमें रखनी पड़ेगी, जो हमें रखनी पड़ेगी उसके कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। ये एनर्जी दे दी, कह दिया कि जनरेसी बताओ इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये 6 आंसर मार्क करना है। इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी अगर हमसे कहता है 5/2 h कट ओमेगा एनर्जी दे दी, की जनरेसी बताओ 3 है। कहता है कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर 7/2 h कट ओमेगा तक जो भी एनर्जी प्रोसेस कर सकता था सारी कर रहा है, यही नहीं कर रहा, उसके अलावा और भी एनर्जी प्रोसेस कर सकता है। तो ये पूछेगा कौन कौन सी एनर्जी प्रोसेस कर सकता है, उससे पहले ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, और यहां तक पूछा तो ये भी कर सकता है।
कई बार कहेगा यहां तक एनर्जी प्रोसेस जो पहले एनर्जी स्टेट है उनकी रेशो क्या होंगी, तो यहाँ 3, 5 और 7 की रेशो में होंगी। कहता है यहां तक कुल कितनी की जनरेसी ओवरऑल पॉसिबल होंगी इसके एनर्जी लेवल तक, तो यहां तक की एनर्जी सम पूछ लिए। तो आप ये मत सोचो कि इनका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, वो एक अलग इशू है, उसे तो क्वेश्चन बनाना है, उसको क्वेश्चन बनाना है, वो क्या चाहता है, वो अप्लाई चाहता है कि आपका दिमाग चल रहा है या नहीं चल रहा। अब पूछने को तुम ये भी कह सकते हो कि सर वो डीजेनरेसी 15 पूछ के वो हमसे क्या पूछना चाहता है, वो हमसे ये पूछना चाहता है कि क्या एक ही वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू एक होती है, अलग अलग होती हैं। पता चला, आपको ये पता चलेगा कि एक वेव फंक्शन से एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू होगी, लेकिन कन्वर्ट सही नहीं है। डिफरेंट वेव फंक्शंस हो सकते हैं जो एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हो, वो सब डीजेनरेट किसके होती हैं। मींस दे डज नॉट सीम्स डिफरेंट, लेकिन वो एक एनर्जी नहीं है, वो बहुत सारे एनर्जी लेवल एक जगह समाये हुए हैं, वही डीजेनरेसी है। और बाद में ऐसा नहीं है इनके एप्लीकेशंस नहीं है, इनके एप्लीकेशंस है बहुत वाइड। डीजेनरेसी का तो एप्लीकेशंस पता चला एटॉमिक फिजिक्स में, सब डीजेनरेसी कंसेप्ट ही है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से कैसे डीजेनरेट एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं, वही तो सब चलता है। जीमान इफेक्ट वगैरह जो आते हैं हमारे पिक्चर में, बड़ी वंडरफुल फिजिक्स है। उसे तो तुम क्या कैसे पढ़ रहे होते हो, बोरिंग करके पढ़ रहे हो, ये बोरिंग चीज थोड़ी है ये। जब हम डीजेनरेसी कंसेप्ट के एप्लीकेशंस पोर्शन पर जाएंगे तो वहां पता चलेगा कि इसके एप्लीकेशन है बहुत सारे, इसलिए इसको पढ़ भी रहे हैं इतना वाइडली, डीप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखो क्वेश्चंस क्या हैं, ये तो अल्टीमेट फॉर्मूला है जो हमें पता ही रखना है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। हिंदुस्तान का कोई बच्चा ऐसा नहीं वो नेट क्वालिफाई कर रहा और इस फॉर्मूले को ना जानता हो, मैं नहीं मानता, कोई नहीं होगा ऐसा। वो जानता ही है इस फॉर्मूले को, इस शॉर्ट ट्रिक को जानता ही है, तुम भी जानो। लेकिन ये कैसे आया, ये मैंने तुम्हें सब सिखाया कैसे आया ये फॉर्मूला। आप पूरे डिस्क्रिप्शन को जा सकते हैं, वो भी एक आपके पास रास्ता है। एक दूसरा रास्ता आपके पास क्या है कि आपको सीधा फॉर्मूला पता हो, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन जब आप पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ जाते हैं तो आपको फायदा यह आता है कि आपको बेहतर फिजिक्स समझ आती है, आपको पता चलता है कि कैसे चीजें हो रही हैं। जैसे आपने फॉर्मूला लिखा, इससे क्वेश्चन निकाला, आप इस आंसर को चेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ये निकालना आता है तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हम सही निकाल रहे हैं या गलत निकाल रहे हैं। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, एलोब्रेशन भी पता होना चाहिए, और दूसरा एलोब्रेशन के साथ साथ क्या पता होना चाहिए कि इसका अप्लाइड प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकता है। तो ऐसा ना सोचें कि शॉर्ट ट्रिक के चलते आप सवालों को कर दें, क्योंकि एग्जामिनर फॉर्मूलों को, एग्जामिनर को भी पता होता है कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये पॉपुलर हो गया है, तो उस पॉपुलर ट्रिक को कैसे ब्रेक करता है, ऐसे करता है। वो कहता है कि डीजेनरेसी इतनी है, उसने कहा कि एक सिस्टम है उसकी डीजेनरेसी 21 है। अब कहता है कि एनर्जी आइगन वैल्यू बताओ क्या होगी। आ गया क्वेश्चन। अब डीजेनरेसी के इस फॉर्मूले से आपको एक फायदा तो हो गया, क्या हो गया, एक फायदा ये हो गया कि आपको पता चल गया कि ये n बराबर 5 के लिए होगा ये। तो n बराबर 5 जैसे ही पता चला तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि n जो है सम है किसके बराबर, nx प्लस ny प्लस nz के इक्वल। अब एनर्जी आइगन वैल्यू के यहाँ इस फॉर्मूले में जाओ, यहाँ पे 5 रखो और 5 प्लस 3/2 h का ओमेगा आंसर हो गया। कितना आ गया, जो भी आ गया 13/2 h का ओमेगा आंसर है। तो क्या हुआ, मल्टीपल करवा लिया उसने, यूज के ट्रिक भी यूज करो, और फिर अगर एनर्जी आइगन वैल्यू पे आप पे अप्लाई करना नहीं आया तो आप एनर्जी आइगन वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। जमाना ऐसा ही चल रहा है, क्या करता है शॉर्ट ट्रिक को यूज करा लेगा, फिर उस ट्रिक से अगला स्टेप पूछ लेगा क्वेश्चंस का। तो वो भी आपको आना चाहिए कि आप कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। अब जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन दे देता है, 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर में, 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर है, डीजेनरेसी नहीं हो सकती कभी भी। जैसे आपको देगा आंसर, कहेगा 3, 6, 10 और 12 दे दिया ऐसा आंसर, तो डीजेनरेसी देखो 3 भी संभव है, आ रही है कहाँ, ये आ रही फर्स्ट एक्साइटिक स्टेज में। 6 भी संभव है, कहाँ आ रही है, सेकंड एक्साइटिक स्टेज में, ये भी संभव है। और नेक्स्ट एनर्जी लेवल में 10 भी संभव है, 12 नहीं है कभी भी संभव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जमाना ऐसा है, अब मल्टीपल हो गया। जब आपको ये पता चल गया कौन कौन सी डीजेनरेसी पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है, तो पता चलेगा।
कई बार ऐसे क्वेश्चन रख देगा, मैचिंग कीजिए डीजनरेसी एनर्जी लेवल, यहां रख देगा डीजनरेसी 3, डीजनरेसी 6, डीजनरेसी 10, डीजनरेसी 21, यहां पर लेवल दे देगा। फर्स्ट एक्साइट स्टेज, ग्राउंड स्टेट, थर्ड एक्साइट स्टेज, जो भी है, फिर मैचिंग करा लेगा। कहां के स्कोप देता हूं तुम्हें, आगे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे, जहां डीजनरेसी सामने लिखी हुआ करेंगे और एक तरफ स्केक लिखी हुआ करेंगे, मिलाओ मैचिंग करो। मुझे ये नहीं पता कि कब आने वाले हैं, पर आएंगे, इन्हीं का स्कोप है आगे। मीन्स आप एक ही क्वेश्चन को कितने एस्पेक्टों पर सोचते हो, ये सदा ही महत्वपूर्ण होता है। सदा ही महत्वपूर्ण होता है कि आप किस तरीका से क्वेश्चनों को सोच कर चलते हो। जितना ज्यादा सोच के चलोगे, आपके लिए राहें आसान हो जाएंगी। तो ये डीजनरेसी पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा था, डीजनरेसी पे कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहा हूं। दो तीन बातें जो और भी तुम्हें बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो हमारे पास में कई बार क्या होता है, वेव फंक्शंस की फॉर्म दे देता है। देखो मैं इसी पे क्वेश्चन जोड़ता हूं, देखता हूं तुम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। मैंने लिखा, एक मेरा फेवरेट टॉपिक भी रहता है एक इस तरीका के क्वेश्चन देने का। यहां तक अगर कुछ पूछना चाहो तो मुझे जल्दी से बताओ, एक वैरायटी और देता हूं क्वेश्चंस की तुम्हें। कुछ नहीं पूछना, सब आ गया समझ, बहुत अच्छे बच्चे हो। जल्दी ही देश में लग रहा है न्यूटन आइंस्टीन आ गए हैं, है ना। पहले तो हम सोचते थे कभी भारत में जन्म नहीं हुआ है, लेकिन तुमसे मिलकर लगता है कई बार कि हाँ, आइंस्टीन न्यूटन की अगर नहीं भी आए तो उनकी कुछ आत्मा बस गई है तुम में। पता कब लगता है ऐसा, जब कहते हो हाँ समझ आ गया सर। तो मैं सोच रहा होता हूँ कि कुछ क्वांटम तुम्हें ज्यादा ही आसान लग रही है ना। देखो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो मुझे बहुत ही पसंद है, जो मैं सदा ही देता हूं हर टॉपिक में, वो ऐसे देता हूं मैं कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया, साई की वैल्यू हमसे दे दी ए, और यहाँ कह दिया वेव फंक्शन है साई 110, साई 111, साई 210, चलो इतना ही दिए दूं। और ये किसके लिए है, 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर और आइसोट्रोपिक, और मैंने कह दिया ये HO है, आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और फ्रीक्वेंसी मान ली ओमेगा है। मैं कहता हूं आप बताइए कि इसमें एनर्जी कितनी होगी, एक्सपेक्टेशन ही निकालें। मेरा ऑलवेज ही फेवरेट टॉपिक रहता है ये, जहां पे मैं डिस्कस दे रहा हूं। आप बिगर पेन लगाए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो मैं तुम्हें बिगर पेन के बताता हूं, और फिर इस पर थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन बनाता हूं। क्या कहूंगा मैं, इस तरीका के वेव फंक्शन में ये देखें कि यहां हमें पता चला nx की वैल्यू 1 है, ny 0 है, nz 0 है। यहाँ nx 1 है, ny 1 है, nz 1 है। यहाँ nx की वैल्यू 2 है, ny 1 है, nz 0 है। तो ये मैं सोच रहा कि सर ने 3 तक क्यों दिया, मैं 3 पहले 2 लूंगा, फिर 3 लूंगा, फिर 4 लूंगा, फिर 5 लूंगा, फिर 6 लूंगा, चाहे कितनी स्केक ले लूं, पैटर्न को पकड़ना है। ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। आप इसी को मत निकालो, कुछ मत करो। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट सबका सेम है इसका, तो प्रायिकता को बराबर बांट देना। तो यहाँ पे जो प्रायिकता होगी इस स्टेट में पाए जाने की, वो भी 1/3। यहाँ पे जो प्रायिकता होगी दूसरी स्टेट में, वो भी 1/3, और तीसरे केस में भी प्रायिकता 1/3। हमारा काम पूरा हुआ। एक्सपेक्टेशन ही निकालने चले हम। क्या करोगे, P1 इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 कह दो, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी E2 कह दो, और नेक्स्ट के साथ क्या लगा दो, P3 E3। ये तुम्हें वैल्यूज यहाँ पता ही है सब। E1 E2 E3 कैसे निकालोगे, E1 के लिए यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेना, कितना होता है, nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 h कट ओमेगा। यहाँ पे वैल्यू रख दो 100, ये इसकी एनर्जी, ये E1 हो गई। E2 के लिए nx को 1, ny को 1, nz को 1 यहाँ रख दो, ये E2 हो गया इसमें रख के,
और E3 के लिए क्या कर दो, 2 1 और 0 यहाँ पे रखो, वो क्या हो जाएगा E3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो आंसर, जो भी आंसर आ जाए। भारी काम है क्या? बस ये आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं, देखो आप क्या करो, पेनों को मत चलाओ, मेरा पेनों में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम कहोगे सर जब पेन चलते हैं आप क्यों परेशान होते हो, मैं कहते हो मैं कभी भी पेनों में मेरा यूं भरोसा नहीं है। आप कंसेप्ट सीखो, कैसे क्वेश्चन बना, कैसे सॉल्व करना है, गुणा भाग करके थोड़े खुश हो लो, क्योंकि उससे एक संतुष्टि मिलती है कि आज हमारे पेज भर गए, 2 पेज भरे, 3 पेज भरे। बच्चे देख के जाते हैं, पता है जैसे क्लास खत्म होगी तो बच्चे पेज पलटते हैं, सर ने आज 2 पेज भरवाए, 3 भरवाए, 4 भरवाए। इस पेजों में मत जोड़ो फिजिक्स, इस ब्रेन में लाओ, इसमें चाहिए फिजिक्स। क्यों जी, सबके एंटीना पकड़ रहे हैं सिग्नल? हाँ, ज़्यादा भूख लगे तो बता देना, कभी सिग्नल बंद हो जाए और मैं इनपुट तो दे रहा हूँ और आउटपुट कुछ आना बंद हो जाए, है ना। तुम्हारे चेहरे देख के वैसे दया तो आ रही है, पर कोई बात नहीं, हाँ कोई आफत नहीं आ गई। थोड़ी देर भूखे रह जाओगे तो वैसे भी 1-2 दिन भूखे रहने की आदत डालोगे तो देश का कुछ अन्न भी बचेगा, है ना। तो उतना ज़्यादा औसत पूरा कर लोगे, गुड। साई बराबर ए साई 100 प्लस बी साई 210 प्लस सी साई 311, ये दे दिया और आपसे कह दिया बी की वैल्यू 2a है, सी की वैल्यू 3a है। अब कह रहा हूं इसी केस के अंदर आपको एक्सपेक्टेशन ही बताना है। ध्यान दो, आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये पूरा करने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था काफी, हार्मोनिक ऑसिलेटर के 3D केसेस को आप पढ़ रहे हैं। जिन्हें ना पता चला हो क्या पढ़ा रहा था तो उन्हें बता दूं एक बार फिर से, क्या चल रहा था। 3 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर, और बहुत ध्यान से सुनो मुझे, अब मैं इस पे क्वेश्चन और भी बदलूंगा। जब आपको ये कोएफिशिएंट दे दिए तो यहाँ पे b की जगह 2a आ गया और यहाँ पे वैल्यू आ गई 3a, तो आपके लिए प्रायिकता बांटनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही हमारा P1 E1 प्लस P2 E2 प्लस P3 E3 होना है। तो प्रायिकता पता होनी चाहिए हमें। E1 E2, E1 एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग, E2 एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग, E3 इसके करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे प्रायिकता इनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर के बराबर होगी। तो प्रायिकता यहाँ 1, 4 और 9 की रेशो में बटेगी। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर 4a स्क्वायर 9a स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, 149। अभी प्रायिकता नॉर्मलाइज नहीं है, तो नॉर्मलाइज प्रायिकता कैसा बनेगी ये 1/1 प्लस 4 प्लस 9, 4/1 प्लस 4 प्लस 9, 9/1 प्लस 4 प्लस 9 बन गई प्रायिकता। कितनी बन गई बच्चों? अभी नॉर्मलाइज हो गई। आपको P1 P2 P3 पता चल गए। अब तो अगली बात सुनो, अब तुम्हें ये एनर्जी चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग। इस फॉर्मूले में 100 प्लस 3/2 h का ओमेगा रखो, ये इवन हो गया। E2 के लिए निकालने के लिए क्या करो, nx की वैल्यू को 2, ny की वैल्यू को 1, nz की वैल्यू को 0 रखो, और प्रायिकता P2 तुम्हारी ये हो ही गई 4/14। उस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करके एनर्जी निकाल लो, वो E2 हो जाएगा। E3 के लिए क्या करो, nx को 3, ny को 1, nz को 1 इसमें रख दो, और P3 तुम्हारा निकल चुका है 9/14। आंसर को मार्क करो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं समझ पाए? इसी के साथ तुम्हारा 3 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक पे काफी कंसेप्चुअल मैंने चीजें बता दी हैं तुम्हें। मैं हर्माइट और वेव फंक्शन की फॉर्म पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम आपको ये भी पता चल रही होगी वो काफी लंबी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? साई एक्स, साई वाई, साई जेड तीनों ही लेंथी होते हैं।
तो उसके चलते क्या होगा, बहुत लेंथी प्रॉब्लम होती हैं और एग्जामिनर कभी भी लेंथी प्रॉब्लम पूछना नहीं चाहता, क्योंकि पेज भरने के लिए बहुत पेज चाहिए उसे पूरा वेव फंक्शन लिखने में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की संभावना ज़्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चंस की, डीजनरेसी पे क्वेश्चंस की। लेकिन फिर भी मैंने उन एस्पेक्टों को भी कवर करने का प्रयास किया जहाँ से भी क्वेश्चन की कवरेज की पॉसिबल की जाए। साथ साथ ये भी बात भी याद रखना कि ये भी ना सोचें कि एनाइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में डीजनरेसी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वहाँ भी डीजनरेसी संभव है। एक क्वेश्चन हम कर रहे थे आज भी, जहाँ पता चला डीजनरेसी एनाइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी ऑब्जर्व हो गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं कहूँगा जो मैं आज लेक्चर में डिलीवर कर रहा था, और साथ साथ ये भी बताऊँगा कि जो आगे मैं लेक्चर देने वाला हूँ वो हाइड्रोजन एटम के लेक्चर्स होंगे। कुछ लेक्चर में हाइड्रोजन एटम पर डिस्कस करूँगा और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस करूँगा। बोर थ्योरी क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी क्या कहती है, क्वांटम और बोर कैसे कैसे आपस में डिस्प्यूट चलता है, बोर की थ्योरी में क्या कमियां हैं। लगातार क्वेश्चंस इंटरव्यू में, और जब भी आप जीवन में कहीं भी साइंटिस्ट का इंटरव्यू दें, चाहे प्रोफेसर का इंटरव्यू दें, चाहे लेक्चरर का इंटरव्यू दें, पूछा ही जाता है बोर थ्योरीज, बोर थ्योरी की ड्रॉबैक्स, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियल सॉल्यूशंस, थीटा सॉल्यूशन, फाई सॉल्यूशंस, उस पर अप्लाइड प्रॉब्लम्स। तो आगे के कुछ लेक्चर्स हाइड्रोजन एटम के नाम रहेंगे। ये मैं टॉपिक 3 कवर कर रहा था पीछे कुछ दिन से, 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर, फिर 2D में 2 केस, आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक, और आज कवर कर रहा था आज के तीनों लेक्चर्स आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के थे, और साथ साथ उस पर अप्लाइड प्रॉब्लम्स करा रहा था। जो हॉट टॉपिक्स आ रहे हैं, आगे के क्या फ्यूचर स्कोप है, इन्हें डिस्कस कर रहा था। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।